वॉलमार्ट में नुकसान रोकथाम अधिकारी होने के नाते मेरा खास काम ये था कि मैं सुरक्षा फुटेज को ध्यान से देखूं ताकि कोई अगर दुकान से कुछ चुरा कर भागने की कोशिश करे तो उसे रोका जा सके। कभी कभी जब ग्राहक ठीक से बर्ताव नहीं करते तो मैं सुरक्षा कर्मी की भूमिका भी निभाता हूँ। ज्यादा बड़ी समस्या पुलिस के द्वारा संभाली जाती है। मुझे धमकियां सुनने की भी आदत थी और ज्यादातर धमकियां हवा में ही दी जाती थी। 6 बाय 4 फुट और 275 पाउंड का होने के बाद मुझे उन धमकियों से डर नहीं लगता, लेकिन उसी के साथ साथ मुझे ये बताने में शर्मिंदगी महसूस नहीं होती कि मैंने ऐसे भी वक्त देखे हैं जहां मुझे अपनी जान पर खतरा महसूस हुआ है। ऐसी एक घटना हाल ही में हुई थी। दिन का बहुत ही व्यस्त समय चल रहा था और मैं खुद स्टोर के दरवाजे पर खड़े होकर सब पर निगरानी रख रहा था। मुझे सुरक्षा फुटेज देखने से थोड़ा ब्रेक चाहिए था और मैं ये भी चाहता था कि लोगों को पता रहे कि उन्हें चोरी करते हुए पकड़ने के लिए कोई है। लेकिन जिस आदमी ने परेशानी शुरू की वो चोरी करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा था, या फिर दिखने में तो ऐसा ही लग रहा था। मैंने उसे लोगों की भीड़ से देखा और उसके चेहरे पर गुस्से के भाव के कारण मेरे उस पर ध्यान गया। उसने चौड़ी किनारी वाली टोपी पहनी हुई थी और उसकी दाढ़ी काफी लंबी थी जिसमें कुछ काले और कुछ सफेद बाल थे। देखने में वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाइकर हो। मैं ये बता सकता था कि चेकआउट में लंबी कतार की वजह से वो गुस्सा हो रहा था और उसके हाव भाव से मैं बता सकता था कि वो बहुत ही बुरा बर्ताव करने वाला है। अगर हम कुछ मिनट पीछे जाएं तो वो घर के सामान से भरी अपनी कार्ड की पेमेंट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके कार्ड से पेमेंट नहीं हुई। मैंने उसे कैशियर पर चिल्लाते हुए सुना, इसलिए मैं उसकी तरफ बढ़ा। जब तक मैं वहां पहुंचा तो वो पहले ही एटीएम मशीन पर खड़ा होकर अपना गुस्सा निकाल रहा था और उससे पैसे निकालने की कोशिश कर रहा था। मैं समझ गया था कि इस समय वो किसी से बात नहीं करना चाहता और इसलिए मेरा बीच में आना ठीक नहीं रहेगा। इसलिए मैं वहीं खड़ा होकर दूसरे कर्मचारी को सामान गाड़ी में डालने के लिए मदद करने लगा ताकि कैशियर अपना काम आगे बढ़ा सके। मैं उसी जगह के आसपास खड़ा रहा ताकि सभी चीजें बिना किसी दिक्कत परेशानी के हो जाएं। करीब 1 मिनट बाद उसी आदमी को अब एटीएम से भी कैश निकालने में परेशानी होने लगी। उसे दूसरी बार शर्मिंदा होते देख मुझे भी उसके साथ सर हिलाना पड़ा। ये काफी साफ था कि किसी भी सही दिमाग वाले आदमी को पता होगा कि भुगतान करने के लिए अगर उसके अकाउंट में मौजूद राशि नहीं है तो उसके डेबिट कार्ड भी अस्वीकार कर दिया जाएगा और वो उस कार्ड से नकद भी नहीं निकाल पाएगा। लेकिन मुझे उसकी इस बेवकूफी पर ज्यादा देर हंसने का मौका नहीं मिला, क्योंकि अब वो गुस्सा होने लगा था और मशीन को नुकसान पहुंचाने लगा था। वो उस पर मुक्के मार रहा था, लात मार रहा था और उसे धक्का दे रहा था। तुम एक बेहद ही बेकार मशीन हो, मुझे मेरे पैसे वापस करो। मैं सावधानी बरतते हुए उसके पास गया और मैंने बहुत ही आराम से उससे कहा, सर प्लीज मशीन को नुकसान पहुंचाना बंद कीजिए। दूर हो जाओ मुझसे, इससे पहले कि मैं तुम्हारा भी यही हाल करूं। मैं आपकी समस्या के लिए आपकी मदद करना चाहता हूं, लेकिन आपको भी इसके लिए ठीक से बर्ताव करना होगा। हाँ, मैं क्यों ठीक से बर्ताव करूं जब ये 2 कौड़ी की मशीन मुझे मेरे पैसे वापस नहीं कर रही। मैं जानता हूं कि मेरे अकाउंट में $300 हैं, तो फिर ये ऐसा क्यों कह रही है कि मेरे पास बस $3 हैं। मुझे माफ कीजिए सर, लेकिन आपको इसके लिए बैंक से बात करनी होगी। चुप रहो, मैं जानता हूं कि तुम बदमाश मेरे पैसे लूटने की कोशिश कर रहे हो। मुझे मेरे पैसे वापस करो। इस वक्त वो आदमी किसी भी तरह बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि उसे एक ही मकसद था कि वो उस मशीन को तोड़ दे। इसलिए वो वापस वही करने लग गया। उसने पहले ही बहुत तमाशा कर दिया था, जिस वजह से हमारे काम पर काफी असर भी पड़ा था। इसलिए मैं जानता था कि अब उसे यहाँ से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। मैं बस उम्मीद कर रहा था कि वो इसमें सहयोग दे ताकि हमें पुलिस बुलाने की नौबत ना आए। मैं देख सकता था कि इस आदमी के दिमाग के कुछ स्क्रू ढीले हैं, चाहे वो कुछ गलत पीने से या फिर मानसिक बीमारी या फिर कुछ और। उस समय वो जिस अवस्था में था वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता था। इसलिए मैं कठोर होकर उससे सीधे सीधे बात करने गया। सर, अब आपके पास बस 2 ही रास्ते हैं, या तो आप शांत हो जाएं या यहाँ से चले जाएं। मैं जानता था कि उसने मुझे सुन लिया है, लेकिन रुकने से पहले उसने मशीन में 2-4 और मुक्के मारे और फिर मेरी तरफ मुड़कर कहा, दोबारा मुझे रुकने के लिए मत कहना, वरना मैं तुम्हारा मुंह अपने मुक्के के निशान से भर दूंगा। तो आपने यहाँ से जाने का फैसला कर लिया है। मुझे आपको यहाँ से बाहर जाने के लिए मदद करने दीजिए, वरना मुझे पुलिस बुलानी होगी। तुम एक छोटे किराए के सिपाही होने का दिखावा करके बहुत खुश हो रहे हो, है ना? देखो, तुम आराम से खुद यहाँ से बाहर निकल जाओ। अगर मुझे एक बार भी और तुम्हें ऐसा करने के लिए कहना पड़े तो यकीन मानो पुलिस अपने रास्ते में होगी। ठीक है, अपना मुंह बंद रखो, मैं जा रहा हूँ। अब तुम खुश हो, है ना? आखिर वो आदमी अकेले स्टोर से बाहर जाने लगा और मुझे अपने कंधे से धक्का देते हुए गया। वो अभी भी आधा पागल ही लग रहा था। मैं अच्छी खासी दूरी रखते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगा ताकि वो रास्ते में किसी भी चीज को नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि मुझे उससे अब यही उम्मीद थी। जैसे कि मैंने सोचा था, वो जैसे ही पहले स्लाइडिंग दरवाजे तक बाहर निकलने के लिए पहुंचा, उसने अचानक अपने हाथ से कांच के दरवाजे पर जोर से मुक्का मारा और उसके टुकड़े कर दिए। मैं उसके पास जाने के लिए तेज तेज चलने लगा। अब वो मुझे उसे गिरफ्तार करने के लिए मजबूर कर रहा था। सर, आपको इसकी कीमत चुकानी होगी। लेकिन जैसे ही मैं उसे रोकने के लिए उसके पास पहुंचने वाला था, वो पीछे मुड़ा और उसने कुछ ऐसा किया जिसको देखकर मैं चौंक गया।
पीछे हट जाओ, मैं जा रहा हूँ और कोई मुझे रोकेगा नहीं। तुमने सुना ना, तुम सबके लिए बेहतर होगा अगर तुम मुझे अकेला छोड़ दो, वरना तुम्हें इसका बहुत बड़ा भुगतान देना होगा। ठीक है, तुम बिना किसी को नुकसान पहुंचाए यहाँ से चले जाओ। अगर मुझे किसी को नुकसान पहुंचाना होगा तो सबसे पहले वो तुम होते, लूजर। उसने एक बार फिर बंदूक मेरी तरफ की और मैं डर के मारे जम सा गया। मेरे कुछ सेकंड्स तक अपना संयम बनाए रखा, जो ऐसा लग रहा था कई सालों तक चला। आखिरकार उसने बंदूक नीचे की और वहां से चला गया। स्टोर में आए सभी लोगों ने चैन की सांस ली। मैंने फौरन पुलिस को फोन करके इस आदमी का हुलिया बता दिया। शुक्र है कि वो कुछ ही दिनों में उसे ढूंढने में सफल हुए और उसे अपने गलती की सजा दिलवाई। आखिर में मैं बस इतना कहूंगा कि मैं नहीं जानता कि ये बात सच है या नहीं। हमें भी बाद में पता चला कि जो हथियार उसने इस्तेमाल किया था वो नकली था, वो बस प्लास्टिक के कुछ टुकड़े थे। वो एक आम रविवार का दिन था। मैं पोर्च पर बैठकर अपनी ड्रिंक के मजे ले रहा था कि तभी मेरी बीवी मेरे आगे ग्लिस ले आई। तो मैं ये सब सामान जल्दी लेकर आना होगा, इससे पहले मेहमान आए, चलो जल्दी करो। जब बात घर में हो रही पार्टी की हो तो मेरी बीवी हद तक कंट्रोलिंग हो जाती है, और आज रात हम वही कर रहे थे। मैंने अपनी गाड़ी की चाबियां उठाई और खुद से कहा, वीकेंड बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ, चैट को भी अपने साथ ले जाओ, मैं नहीं चाहती कि वो काम में मुझे परेशान करे। मैंने चैट को जमीन पर बैठकर अपने ब्लॉक से खेलते हुए देखा। चलो बच्चे, हम बाहर जा रहे हैं। चैट कभी भी मेरे साथ बदतमीजी नहीं करता, वो मुझे परेशान नहीं करता और छोटी सी उम्र में काफी समझदार है। वॉलमार्ट मेरे घर से सबसे पास था, इसलिए मैं सीधे वहीं चला गया। जब मैं गाड़ी लगाकर नीचे उतरा तो मैंने एक औरत को शॉपिंग कार्ट की लाइन में संघर्ष करते हुए देखा। सभी कार्ट्स मुख्य द्वार के बाहर लगी थी। लोग उन्हें लेते और वहीं से अंदर चले जाते, लेकिन ये औरत सभी कार्ट्स को रोक रोक कर खड़ी थी। वो उन्हें बाहर की तरफ खींच ही नहीं रही थी, उसका सर इधर उधर हिल रहा था। डैड, चलो अंदर चलें। मेरे बेटे ने मेरी शर्ट खींची। मैंने उस औरत को नजरअंदाज किया और वॉलमार्ट के अंदर चला गया। सभी ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि आज खाने पीने के सामान में 35% की छूट है। इस फायदे का मजा लें, आपका दिन शुभ हो। बिलिंग काउंटर पर खड़े एक आदमी से मैंने खाली कार्ट ले ली। वो अजीब ढंग से मुस्कुराया और फिर उसने अपनी एक उंगली से मेरी दिशा में कार्ट को धक्का दे दिया। उसके हाथ बहुत गंदे थे। खैर, मैं उसकी बगल से कार्ट लेकर अपना सामान लेने निकल गया। मेरा बेटा चैट कार्ट के अंदर बैठा हुआ था। वो बहुत ही खुश और उत्साहित था। हम अच्छा वक्त बिता रहे थे और फिर तभी मैंने एक औरत को चिल्लाते हुए सुना, हे भगवान, क्या तुम मेरे ऊपर से निकल कर जाना चाहते हो? उसके बाद मैंने बहुत सी खुसर पुसर की आवाज़ें सुनी और कई पैरों की भी। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल था। मैंने एक बार फिर अपने कंधे ऊंची की और अपने लिए बियर लेने चला गया। चैट मेरे साथ ही खड़ा था। मैं फ्रीजर में अपने लिए कुछ ऑप्शंस देख रहा था। फिर अचानक से मेरे पीछे से कोई गुजरा। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे कोई नहीं दिखा, लेकिन मैंने तो एक आयल से दूसरी आयल तक किसी को भागकर जाते हुए महसूस किया था। क्या हुआ डैड? क्या तुमने यहाँ से किसी को जाते हुए देखा? नहीं, क्या आपने देखा? मेरे बेटा लगातार मुझे आंखें फाड़ कर देखता रहा। हम उस सेक्शन में अकेले थे और अचानक मुझे बहुत डर लगने लगा। नहीं, चलो देखते हैं कि अब क्या लेना बच गया है। मैंने अपने लिए ड्रिंक्स ली और फौरन चैट के साथ घर सामान वाले सेक्शन में चला गया। अब हम स्टोर के गलियारों की भूलभुलैयों से गुजर रहे थे। मुझे नहीं मालूम था कि वॉलमार्ट इतना बड़ा है। डैड, डैड, खिलौने। मैं ऐसे मुस्कुराया जैसे मैं उससे हार गया और कहा, अरे नहीं नहीं, इसमें तो डैड के पैसे खर्च हो जाएंगे। और चैट को नया खिलौना मिल जाएगा। हम आगे की तरफ बढ़ रहे थे कि मैंने अपने पीछे से सामान हिलने की आवाज सुनी। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पार्किंग के समय दिखी औरत मेरे सामने खड़ी थी। वो चिप्स से भरी शेल्फ के आगे खड़ी सामान ले रही थी। उसका सर मेरी तरफ देख रहा था, जबकि उसके हाथ कार्ट में सामान डाल रहे थे। चिप्स, चीज बॉल्स, वो सारा जंक खाना जो वीकेंड पर आप खा सकते हैं, वो उठा रही थी। मुझे कुछ देर तक घूरने के बाद वो अचानक मुस्कुराई। वो, मैं मजाक नहीं कर रहा, लेकिन मैंने उससे गंदे दांत पहले कभी नहीं देखे थे। उस औरत के दांत पीले थे और बहुत गंदे। ठीक है, अब बहुत हुआ। मैं तेज तेज चलने लगा। चैट के लिए खिलौने लेने के बाद मैं कहीं नहीं रुका। मैंने लिस्ट का लगभग सारा सामान ले लिया था। अब बस मुझे स्टेक्स के लिए मीट चाहिए था। मीट का सेक्शन सबसे पीछे था। मैं अपने आखिरी मोड़ पर था जब मैं रुक गया। वो औरत मेरे रास्ते के बीच में खड़ी थी, लेकिन इस बार वो नाच रही थी, भाग रही थी और फिर वापस अपनी कार्ट के पास आ रही। उसे देखकर बहुत ही डर लग रहा था। अचानक उसने टैम्पन्स का एक डिब्बा उठाया और मेरी तरफ भागने लगी। मैं इतना दंग हो गया कि हिलना भी भूल गया। वो मेरे चेहरे के पास आकर झुक गई और उसने मुझसे आज तक का सबसे अजीब सवाल पूछा। क्या इनके पास व्हिपिंग क्रीम है? हाँ, इनके पास है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो किस सेक्शन में है। तब चुप रहो, मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। माफ कीजिए, क्या? नहीं नहीं, मैं आपको नहीं, आपसे नहीं कह रही थी।
वो खुद से बातें करना शुरू हो गई। वो बहुत ही मुश्किल से अपने हाथों को संयम में रख पा रही थी। मैंने देखा कि उसके हाथों पर खरोंच और नील के निशान थे। अब मुझे सब समझ में आ गया, इस औरत ने नशा किया हुआ है। वो अपने हाथ हवा में घुमाते हुए खुद ही से फुसफुसाने लगी, जैसे वो किसी मक्खी को भगा रही हो। दूर हटो मुझसे, दूर चले जाओ यहाँ से। लेकिन साफ दिखाई दे रहा था कि वो ड्रग्स थे। मुझे लग रहा था कि ये सब देखकर मेरा बेटा डर जाएगा, लेकिन चैड बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं था, बल्कि वो तो हैरान था। मुझे यकीन है कि उसे लग रहा था कि औरत मजाक करने की कोशिश कर रही है। हे, क्या तुम्हें मदद चाहिए? मैं सिक्योरिटी को बुलाता हूँ। नहीं, वो बस मेरा सर वो हमेशा दर्द करता रहता है। मैं जानता हूँ, मैं समझ सकता हूँ। आओ, मैं तुम्हें हेल्प डेस्क तक ले जाता हूँ, ठीक है? उसने आराम से अपना सर हिलाया और धीरे धीरे मेरे साथ चली। जब हम हेल्प डेस्क तक पहुंचे तो मैंने वहां खड़ी लड़की को चिल्लाते हुए सुना, अब क्या हुआ? अब इसने क्या किया है? अच्छा था लोगों ने इसे अजीब बर्ताव करते हुए देखा है, लेकिन किसी ने उसकी मदद करने के बारे में नहीं सोचा। बहुत बढ़िया। मैंने उस लड़की की तरफ देखा और कहा, मैम प्लीज एम्बुलेंस बुलाइए, ये ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ इसे? उसका सर दुख रहा है, आप बस एम्बुलेंस बुलाइए, ठीक है? उस लड़की ने फिर से उस औरत की तरफ देखा और खुद से बड़बड़ाती और फिर पूछा, मैम क्या आपको कोई परेशानी है? उस औरत ने अचानक अपना सर नीचे किया और कहा, मेरा सर, इसमें खुजली होती ही रहती है। उस औरत के सर के पीछे बहुत बड़ा जख्म था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने खुजली कर करके वो जख्म कर दिया हो। उसने इतनी जोर से खुजली की थी कि उसके सर के नीचे वाली सफेद परत दिख रही थी। हेल्प डेस्क पर खड़ी लड़की चिल्लाई और फिर बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। लोगों ने हमारी तरफ मुड़कर देखा। मैंने उस बेचारी औरत की तरफ देखा जो बहुत डरी हुई लग रही थी। उसके हाथ उसकी छाती के पास थे और उसकी आंखें भी डर के मारे चौड़ी हो गई थी। मैं मदद बुला रहा हूँ, ठीक है? तुम्हें हॉस्पिटल जाना होगा। नहीं। उसने अपनी कार्ड वहीं छोड़ी और कांच के दरवाजे की तरफ भागी। वो नशा उसके दिमाग पर ऐसा चढ़ा हुआ था कि वो कांच के आर पार हो गई। उसके वजन की वजह से दरवाजा टूट गया और वो बाहर की तरफ गिर गई। जब एम्बुलेंस उसे ले जाने लगी तब वो स्ट्रेचर पर बेहोश पड़ी थी। कांच के टुकड़े उसके चेहरे से चिपके हुए थे। मैंने उसे उस दिन आखिरी बार देखा था। मैं उससे मिलने हॉस्पिटल गया, लेकिन पुलिस ने बताया कि वो उसी रात हॉस्पिटल से भाग गई थी। मैं बस उम्मीद करता हूं कि वो ठीक हो। दिसंबर की शुरुआत में मैं देर रात शॉपिंग करने के लिए घर से निकली। मैं 27 साल की लड़की हूं जो हाल ही में एक नए पते पर शिफ्ट हुई है। मैं एक फ्रीलांसर हूं। काम खत्म होने के बाद मुझे खरीदारी करना, गाड़ी चलाना या फिर किसी दोस्त के घर जाना पसंद है। उस वक्त रात के करीब 9:30 बजे थे जब मैं अपने घर के पास वाले वॉलमार्ट में पहुंचा। मैं नाटकी नहीं हूं और ना ही मुझे ज्यादा सोचने की आदत है, लेकिन मुझे अजनबियों से सचेत रहने के बारे में पता है और ये भी कि सार्वजनिक जगहों पर किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए, खासकर रात के समय। मैं हमेशा अपने बैग में आत्मसुरक्षा के लिए कई चीजें रखती हूँ, छोटा चाकू, पेपर स्प्रे। मैं अपनी गाड़ी की चाबी भी हमेशा अपने हाथ में रखती हूँ। मैंने सीधा स्टोर के सामने अपनी गाड़ी रोक दी, जो कि एक काले रंग की शेवरोले के साथ थी, और मैंने देखा कि आसपास और भी कुछ वाहन खड़े थे। उस दिन भी आम रातों जैसा ही लग रहा था और पार्किंग वाली जगह काफी खाली सी थी, शायद इसलिए क्योंकि काम करने के दिन थे। जैसे ही मैं स्टोर के अंदर गई मैंने सामान देखना शुरू किया। मेरे सामने जो गलियां थी मैंने वहां से शुरुआत की। अभी मुझे सामान देखते हुए 10-15 मिनट हुए थे। मैंने एक आदमी को देखा जो करीब 30 साल का होगा। उसका कद लंबा था, उसने पीले रंग का गंदा जंपसूट पहना हुआ था और साथ ही मिट्टी से भरे काम करने में इस्तेमाल किए जाने वाले जूते पहने हुए थे। उसकी आंखें बारबी डॉल की शेल्फ पर गड़ी हुई थी। अचानक उसने मेरी तरफ देखा। मैं नहीं चाहती थी कि उसे ऐसा लगे कि मैं उसे ही देख रही थी, इसलिए मैंने मुस्कुराकर हेलो कहा, लेकिन उसके चेहरे के भाव नहीं बदले। जिस तरह से वो घूर रहा था मैं उससे बता सकती थी कि उसने कोई नशा किया हुआ है। मैं उसे देखकर थोड़ा डर गई, इसलिए उसके बगल से निकल गई। मैं वो गलियारा छोड़कर सफाई के सामान की तरफ चली गई। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर मैंने उस आदमी को देखा। वो बस बीच वाले गलियारे में चक्कर लगा रहा था। उसके पास ना तो कोई कार्ट थी और ना ही कोई बास्केट। वो सिर्फ अपने हाथ जेब में डालकर घूम रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो अकेला है। उसे दोबारा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या ये मेरा पीछा कर रहा था? मैंने ऐसा जताया जैसे मैं सामान खरीद रही हूँ और फिर धीरे धीरे दूसरी तरफ चली गई। वो आदमी अचानक तेजी से एक गलियारे के पीछे गायब हो गया। काफी मिनट बीत गए। मैं कुछ ड्रिंक्स ले रही थी। मैं वाइन की बोतल पर लगे लेबल को पढ़ने में व्यस्त थी कि अचानक मैंने अपने गर्दन के पीछे गर्म सांसों का एहसास किया। क्या बकवास है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? हाँ नहीं नहीं, मैं तो बस इंतजार कर रहा था कि तुम वो देखने के लिए कब हटोगे। मेरी बात सुनो, क्योंकि मैंने तुम्हें एक बार हेलो कहा इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तुम्हारे अंदर कोई दिलचस्पी है। यहाँ से निकलो वरना मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। उसके चेहरे का भाव बदल गया और कोई मुसीबत ना पड़ जाए इसलिए वो वहां से चला गया।
अब मैं डर के मारे पसीना पसीना हो गई। मैं वॉलमार्ट में सिर्फ कुछ ही और देर रुक सकती थी। मेरे दिमाग में हजार तरह की चिंताएं चल रही थी कि तभी मैंने एक और नौजवान को उसी तरह का पीला जंपसूट पहने हुए देखा और उसी तरह के जूते, बिना किसी काट या बास्केट के। उसने भी मेरी तरफ देखा और फिर जैसे ही उसे एहसास हुआ कि मैं भी उसकी तरफ देख रही हूं तो उसने फौरन अपनी नजरें हटा ली। ओह माय गॉड, क्या वॉलमार्ट में मेरा शिकार किया जा रहा है? मैं और भी ज्यादा चौकन्नी हो गई, लेकिन फिर मैंने अपना संयम बनाए रखा। इस वक्त सामान ढूंढने में अपना ध्यान नहीं भटकाया जा सकता था। मुझे इन आदमियों के बारे में सही भावना नहीं आ रही थी और ये तो तय था कि कुछ तो गड़बड़ थी। अगले कुछ 20 मिनट तक जब मैं स्टोर के बीच से अपना रास्ता बना रही थी तो उन्होंने मुझ पर इस तरह से नजर रखी थी जैसे वो एक दूसरे से मेरे ठिकाने की बात कर रहे हों। जब भी मैं किसी गलियारे में जा रही थी तो मैंने गौर किया कि उन दोनों में से कोई न कोई उस जगह के पास से गुजरता और तिरछी नजरों से मुझे देखकर निकल जाता। वो लोग मुझे ऐसे घूरते जैसे मैं कोई जंगली जानवर हूँ जिसे उन्होंने घेर लिया हो और वो कभी भी मेरा शिकार कर सकते हो। अब वो छुप छुप कर कोई चीज नहीं कर रहे थे, जो कि इस वाकये की सबसे डरावनी बात थी। मेरे अंदर से जोर जोर से आवाजें आ रही थी कि मैं वहां से भाग जाऊं। मैंने अपनी काट को कस कर पकड़ लिया और ये तय कर लिया कि अगर उन्होंने मेरे पास आने की कोशिश की तो मैं काट की मदद से उन्हें धक्का दे दूंगी या फिर कम से कम एक अच्छा खासी दूरी तो बना ही लूंगी। इस वक्त तक मुझे शॉपिंग करते करते 1 घंटा हो गया था या फिर उससे थोड़ा और ज्यादा, और मैं कोई भी सामान खरीदने के लिए तैयार थी। लेकिन अगर मैं चाहूं भी तो मैं वहां और देर तक रुकने की गलती नहीं करना चाहती थी। स्टोर इस समय तक काफी खाली हो जाता है और इस वक्त सामान की खरीदारी करने का मेरा यही कारण होता है, लेकिन अब यही वजह मेरे लिए परेशानी का कारण बन गई थी। 2 लड़कियां अकेले इधर उधर घूम रही थी। जैसे ही मैं उनके पास से गुजरी तो कुछ हैरान कर देने वाला हो। वो दोनों आदमी अभी तक मेरा पीछा कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने उन लड़कियों को देखा वो रुक गए। उसकी आंखें उन लड़कियों को घूरने लगी जैसे वो बार्बी डॉल्स को देख रहे थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर शैतानों की तरह हंसने लगे। मैं ये देखकर हैरान हो गई कि अब वो उन लड़कियों के पीछे जाने लगे, मेरे बारे में जैसे वो भूल ही गए हों। मैंने काउंटर पर जाकर अपना बिल करवाया ताकि मैं जल्द से जल्द घर वापस जा सकूं। मैं बाहर की तरफ जा रही थी जब मैं उन दोनों लड़कियों को वॉलमार्ट से निकलते हुए देखती हूँ और फिर मैंने उन 2 आदमियों को दोबारा देखा, लेकिन इस बार वो उन लड़कियों का पीछा कर रहे थे। मैं समझ गई कि अब उन्होंने एक नया शिकार ढूंढ लिया है। अब मैं बिना कुछ किए नहीं निकल सकती थी। मैं फौरन उन दोनों के पीछे भागने लगी। वो लड़कियां खाली पार्किंग की तरफ जा रही थी और उन दोनों आदमियों में से एक के हाथ में वार करने के लिए हथियार था। मैं बुरी तरह घबरा गई और मेरा शरीर कांपने लगा। मैं चिल्लाई, हे तुम दोनों रुको! उन लड़कियों ने मेरी आवाज नहीं सुनी, लेकिन उन आदमियों ने सुन ली। मुझे अपनी तरफ भागते हुए आता देख वो डर गए। तब तक पार्किंग में 2 और गाड़ियां आ गईं। उन आदमियों को एहसास हो गया कि पकड़े जाने के ज्यादा चांसेस हैं। अब भागो यहाँ से! मेरी गाड़ी के ठीक पीछे एक सफेद रंग की बिना शीशे वाली वैन लगी हुई थी। उन दोनों में से एक फौरन ड्राइवर सीट पर बैठा और दूसरा उसके साथ। जोर से दरवाजा बंद करके वो वहां से निकल गया। उनका जो भी इरादा था वो नेक तो नहीं था। फिर मैंने उनकी शिकायत वॉलमार्ट की सुरक्षा टीम को कर दी। उनके पास उन दोनों आदमियों की सीसीटीवी फुटेज थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि वो किसी को भी नुकसान पहुंचाने से पहले पकड़े जाएं।